योजना के माध्यम से हमें बताना है, हमें अपने चारों तरफ इंस्पिरेशन फैलाना है, एक प्रेरणा फैलानी है कि हमारे पास एक क्षेत्र और होता है, जो है विज्ञान का क्षेत्र, जिससे लोग वैज्ञानिक बन पाते हैं। कई बार जानकारी का अभाव होने के कारण हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाते जिस जगह तक हमें जाना चाहिए। तो जो ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, मुझे याद है जिला इटावा में ये कांग्रेस 2019 में हुआ था, और 2019 के बाद अब 2023 में ये आयोजन पुनः यहाँ आयोजित किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा आयोजन है। जैसा कि इंस्पायर अवार्ड मानक के बारे में आप सभी को विधिवत रूप से जानकारी होगी कि इंस्पायर अवार्ड मानक में हम सभी एक सिनॉप्सिस लिखा करते हैं, अपने बच्चों को मॉडल तैयार करते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, ये कोई मॉडल प्रतियोगिता नहीं है, ये बिल्कुल भिन्न है, मॉडल प्रतियोगिता से बिल्कुल भिन्न है। जैसा कि हम सभी लोग ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीएचडी में जब पढ़ाई करते हैं, अध्ययनांतरित होते हैं, तो उस समय में हमें एक रिसर्च का टॉपिक दिया जाता है और उस पर हम विशेष रूप से रिसर्च करते हैं, एक थीसिस तैयार करते हैं, उसकी विधिवत रूप से एक फाइल बनाते हैं, उसका एक सर्वे तैयार करते हैं और एक पूरी रिसर्च को हम अपने डिपार्टमेंट के सामने पेश करते हैं। उसी प्रकार जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, ये सरकार का एक ऐसा अथक प्रयास है जिसके माध्यम से हम ये जो रिसर्च, जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के लेवल पे आती है, उस रिसर्च को हम स्कूली स्तर पर ला रहे हैं। इसकी वजह से राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। इसको मुख्य रूप से NCSTC, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंडक्ट कराता है। और ये जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसका उद्देश्य, सबसे पहला जो उद्देश्य रखा गया है वो ये रखा गया है कि हम अपने छात्र छात्राओं को एक वैज्ञानिक सोच के लिए जागरूक करें, रिसर्च करते कैसे हैं इस चीज के लिए जागरूक करें। अब जो इसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है? वैसे तो कई दिनों तक चलने वाली ये रिसर्च है, लेकिन चूंकि समय का अभाव होने के कारण कुछ चीजें जल्दी भी करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने चारों तरफ के ऐसे छात्रों को ढूंढना है जो छात्र विज्ञान में रुचि रखते हैं, और उस रुचि को एक रिसर्च बनाना, एक खोज बनाना विज्ञान शिक्षक का काम होता है। वो विज्ञान शिक्षक अपने छोटे छोटे आइडियाज से, आइडिया ऑफ इनोवेशन से अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रेरित कर सकता है। एक विज्ञान शिक्षक अपने द्वारा कई प्रकार के विज्ञान मॉडलों को, विज्ञान के प्रयोगों को विद्यालय के स्तर पर दिखा करके बच्चों को प्रयोगों में प्रेरित कर सकता है। प्रयोगों की ताकत एक इतनी बड़ी ताकत है जो कि एक छोटे से शहर में रहने वाले व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बना सकती है। इसी ताकत को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो शायद हमारे बीच भी बहुत सारे बाल वैज्ञानिक सामने आएंगे, और सरकार भी इसके लिए अथक प्रयास कर रही है। तो सबसे पहले विज्ञान शिक्षकों को जागरूक होना है और अपने चारों तरफ के कुछ छात्रों को चयनित करना है, और चयनित करके उन्हें जो इस साल के राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो फोकल थीम है, जो मुख्य शीर्षक है, उस फोकल थीम के लिए उन्हें बताना है कि फोकल थीम बेटा हमारा ये है, और इस पर आप अपने चारों तरफ देखिए क्या समस्या थी, क्या समस्या है, और इस समस्या से हम निवारण कैसे पाएं। इसका आपके पास कोई अगर आइडिया हो तो आप उसको रिटन पेपर पर लिखें। चूंकि लिखना बहुत आवश्यक है, सभी चीजें व्यक्ति दिमाग में तो नहीं रख सकता है, तो जो भी हमने देखा उसको लिखना, या जो भी हमने सुना उसको लिखना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको बच्चों को प्रेरित करना है कि हम किस प्रकार से अपने चारों तरफ देखेंगे कि समस्या क्या है, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। किसी भी प्रोजेक्ट का जो शीर्षक होता है, वो सबसे अच्छा, जो थीम होती है, वो सबसे अच्छी, जो सिनॉप्सिस आप लिखते हैं वो सबसे अच्छी होती है जब सबसे पहले आप लिखें कारण, जो आपकी समस्या है उसका कारण क्या है, और आप डिस्क्राइब करें उसमें समस्या, और फिर लिखें उसका निवारण।
इस तरह की थीम्स सबसे ज़्यादा इंस्पायर अवार्ड मानक में या राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादातर सिलेक्ट होती हैं। तो सबसे पहले आपको यदि छात्रों का चयन पूर्ण रूप से हो जाए तो इसके बाद में आप क्या करेंगे कि छात्रों का एक सर्वे कराएंगे। उस सर्वे से वो छात्र देखेंगे कि उनके चारों तरफ में हमारी थीम से संबंधित समस्या क्या है और समस्या को आप रिटर्न कराएंगे। इसी प्रकार ये सर्वे लगभग 1 हफ्ते से अधिक समय तक भी चल सकती है और उसके बाद में वो बच्चे आपस में अपने विज्ञान शिक्षक से या अपने ग्रुप मेंबर से एक प्रोजेक्ट में 2 बच्चे रहेंगे, यानी कि जो एक सर्वे होगा वो 2 बच्चे करेंगे लगभग विज्ञान सर्वे। तो अब वो बच्चे क्या करेंगे कि एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करेंगे जिसमें मदद करेगा उनका विज्ञान शिक्षक या शिक्षिका। जो प्रोजेक्ट फाइल होगी उसमें प्रोजेक्ट का शीर्षक होगा, एक कवर पेज होगा जिसमें एनसीएससी का शीर्षक लगाया जाएगा, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का। कवर पेज के बाद में आप सभी को एक फॉर्म ए प्रोवाइड कराया जाएगा एक बुकलेट के माध्यम से। तो आप वो फॉर्म ए को भर के फिल कराएंगे जिससे आपकी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभागिता दर्ज होगी। और एक गूगल लिंक के माध्यम से भी आपको फॉर्म फिल करना होगा। यदि प्रशासन उसकी व्यवस्था करेगा तो फिर वो जहां पर भी आयोजन होगा वहां पर भरा दिया जाएगा, नहीं आपको वो भरना पड़ेगा। इसके बाद में आप तैयार करेंगे विषय सूची। हम अभी प्रोजेक्ट फाइल पे बात कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट फाइल में सबसे पहले आपको कवर पेज, उसके बाद फॉर्म ए और उसके बाद में आपको विषय सूची तैयार करनी है। विषय सूची में आप क्या तैयार करेंगे, सबसे पहले कार्य क्षेत्र और उसका नक्शा बनाएंगे, बच्चों से बनवाएंगे कि जो आपका कार्य क्षेत्र रहा है उस कार्य क्षेत्र के बारे में लिखिए और उसका एक छोटा सा नक्शा बनाइए। जिस तरह हम लोग देखते हैं कुछ रूट मैप बनाकर बच्चों को पढ़ाया करते हैं, इसी तरीके से बच्चों को प्रेरित करना है कि आपने जो काम किया है उसको आप एक नक्शे के रूप में कैसे दिखाएंगे। इसके बाद में आप प्रस्तावना लिखेंगे। फिर परियोजना का कारण, जैसा कि मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं कि आप सभी को सबसे पहले कारण देना है। आपको परियोजना का कारण लिखने के बाद में उद्देश्य लिखना है कि जो आपने चयन किया है उसका उद्देश्य क्या है। जैसे कि इस बार का जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है वो हमारे इन्वायरमेंट पर डिपेंड है पूरी तरीके से। जो इसकी थीम है फोकल थीम है, और फोकल थीम के अंदर 5 सब थीम होती हैं। उन 5 सब थीम में से आप किसी एक को सिलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। तो जो उद्देश्य है उसमें आप उद्देश्य लिखेंगे, इस परिकल्पना का उद्देश्य क्या है। इसके बाद में आप सर्वेक्षण, प्रयोग और इन सभी का अवलोकन उसमें दर्ज कराएंगे। और यदि आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल को अपने उत्साही बच्चों को, विज्ञान के उत्साही बच्चों को नेशनल तक ले जाना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना होगा कि वो एक तरह की पूरी रिसर्च को दर्शाए कि ये एक पूरी रिसर्च है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे बच्चे किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जैसे वृक्षों का सर्वे कर रहे हैं कि उनके एरिया में कितने वृक्ष हैं, कम हैं तो उसका कारण क्या है, और वृक्ष कम है तो इनको ज्यादा बढ़ाने के लिए हम कौन सी विज्ञान की नई टेक्निक लगा सकते हैं। इस तरीके का सर्वे कर रहे हैं तो आप उसका फोटो लेकर के भी अपनी प्रोजेक्ट फाइल में ऐड कर सकते हैं। यानी बच्चे का फोटो और विज्ञान शिक्षक जो है उनका फोटो साथ में सर्वे करते हुए उसमें ऐड कर सकते हैं। यदि कोई जल के ऊपर सर्वे कर रहा है तो वो जल के विभिन्न सैंपलों को कलेक्ट करते हुए अपनी फोटो उसमें ऐड कर सकता है। यानी आपकी जो एक प्रोजेक्ट फाइल होगी वो पूर्ण रूप से एक रिसर्च को दर्शाए, पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक खोज को दर्शाए। इसके बाद में आप कार्यविधि लिखेंगे जिसमें आपको लिखना है कि आप क्या चाहते हैं कि इस समस्या के लिए क्या निवारण हो सकता है आपके तर्क से। उसके बाद में आंकड़ों का विश्लेषण और फिर परिणाम एवं निष्कर्ष। आंकड़ों का विश्लेषण हो जाए, आप एनालिसिस बना सकते हैं, आंकड़े दर्ज कर सकते हैं और उनको प्रोजेक्ट फाइल में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में अंत में परिणाम और निष्कर्ष लिख सकते हैं कि इस सबसे हमने क्या परिणाम निकाला और क्या निष्कर्ष निकले। इस प्रकार एक बेहद ही सुंदर आप प्रोजेक्ट फाइल तैयार करेंगे जिसमें विधिवत रूप से प्रस्तावना, विषय सूची से संबंधित ये जो
पॉइंट्स हैं इनको विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इसके बाद में जो अगला स्टेप होगा वो होगा दैनंदिनी, जो कि हमारे बच्चे तैयार करेंगे। दैनंदिनी क्या होगी कि जितने दिन बच्चों ने सर्वे किया है उस दिन की तारीख एक आप किसी भी प्रकार की डायरी या कॉपी या रजिस्टर बच्चों को इस तरीके से दे सकते हैं। और क्या करेंगे कि बच्चे उसमें दैनंदिनी बनाएंगे। दैनंदिनी का अर्थ होता है कि दैनिक जीवन में रोज प्रतिदिन आपने जो जो देखा और सीखा, तो बच्चे उसमें लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, मुख्य शीर्षक उद्देश्य लिखेंगे कि क्या उद्देश्य लेकर आज का सर्वे करने हम गए, और आज के दिन हमने क्या क्या देखा उस चीज को उसमें वो ऐड करेंगे। इसके बाद में जब दैनंदिनी लिख जाएगा तो आपको क्या करना है कि जो आपने कार्य किया या जो आपने योजना बनाई उससे संबंधित आपको लगभग 4 से 5 पोस्टर बनवाने। 4 से 5 जो पोस्टर होंगे वो पोस्टर भी जितने अच्छे होंगे आपका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा। जो 4 से 5 पोस्टर होंगे वो पोस्टर बच्चे हस्त रचित भी बना सकते हैं। इसके अलावा उसमें चाहें तो कुछ कंप्यूटराइज फोटो भी ऐड कर सकते हैं, सर्वे की स्थिति भी ऐड कर सकते हैं। कुल मिला के जो हमारे पोस्टर होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि जो पोस्टर होगा वही मुख्य भूमिका निभाएगा हमारे राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के प्रेजेंटेशन में। पोस्टर के द्वारा ही बच्चे को प्रेजेंटेशन देना होगा। और फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है प्रेजेंटेशन। आपको जो भी उत्साही विज्ञान और गणित के शिक्षक हैं वो सभी अपने बच्चों को प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करेंगे। कम से कम 4 से 5 दिन आप उनको लगातार प्रेजेंटेशन के बारे में चर्चा करेंगे, उनसे प्रेजेंटेशन सुनेंगे, और अगर उनकी कोई गलती है या आपको कुछ कमी नजर आ रही है तो आप वही दूर कर लेंगे और एक बच्चे को मतलब पूर्ण रूप से आप तैयार करेंगे इस परियोजना में प्रतिभाग करने के लिए। अब बात आती है कि ये परियोजना कितने ग्रुप्स में आयोजित की जाएगी। तो ये 2 ग्रुप्स होंगे, एक सीनियर ग्रुप और एक जूनियर ग्रुप। और इस ग्रुप में क्लास का कोई इशू नहीं है कि क्लास वाइज ये ग्रुप होंगे। ये ग्रुप एज वाइज होंगे, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये एक आयोजन, एक मतलब अलग ही प्रकार का आयोजन है। ये वैज्ञानिकों को बनाने का आयोजन है, ये कोई मॉडल प्रतियोगिता नहीं है। तो जो जूनियर वर्ग होगा उसमें 10 से 14 वर्ष के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। 10 वर्ष से 14 वर्ष। यदि अगर हम इनकी जन्म तिथि की बात करें तो इनकी जन्म तिथि 31/12/2012 से पहले होनी चाहिए। 31/12/2012 जन्म तिथि का क्राइटेरिया ये। अगर हम बात करें इनके प्रोजेक्ट की जो फाइल होगी उसमें लगभग कितने शब्द हों, तो लगभग 2500 शब्द लिख सकते हैं बच्चे। यदि बच्चे की क्षमता है तो वो अधिक भी लिख सकता है, नहीं अन्यथा 2500 शब्द लगभग उसे शीर्षक में लिखने। इसके बाद में जो सीनियर वर्ग होगा उसमें 14 से 17 वर्ष के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया देखें हम तो 31/12/2005 31/12/2005 यानी 31 दिसंबर 2005 इनकी डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है। और इन्हें लगभग प्रोजेक्ट के शब्द जो हैं वो 3500 रखने हैं, यानी लगभग 1000 शब्दों का अंतर जूनियर और सीनियर वर्ग में होगा। अब अगर हम बात करें इस परियोजना के फोकल थीम पर, तो जो इसका मुख्य विषय है, जो फोकल थीम है, वो है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। स्वास्थ्य व कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, यानी कि जो हमारे चारों तरफ का पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसको अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने कल्याण के लिए समझना। यानी बच्चों को उसको समझना है कि ये पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा और किस प्रकार हम इस तंत्र से बैलेंसिंग बनाएंगे, या ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम इस इकोलॉजिकल सिस्टम से बैलेंसिंग बना के चलें, जिससे हम स्वास्थ्य और हमारा जीवन कल्याणमय रहे। ये फोकल थीम रहेगी। इस फोकल थीम के लिए अगर हम बात करें कि जो सब थीम्स हैं, फोकल थीम और सब थीम 2 तरीके की थीम होती है। फोकल थीम एक मुख्य विषय होता है जो कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में 2 वर्ष के लिए लागू होता है, यानी कि 2022 और 2023 के लिए जो फोकल थीम है वो
स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, यही थीम आयोजित है। जो इसकी सब थीम है उसमें सबसे पहला है अपनी पारिस्थितिक तंत्र को समझना, यानी बच्चों को इस विषय पर एक शोध करना है कि जो उनका पारिस्थितिक तंत्र है उसको वो किस प्रकार समझ सकते हैं, किस प्रकार उसका एनालाइज कर सकते हैं। दूसरी जो है वो है स्वास्थ्य, पोषण एवं कल्याण को बढ़ावा देना, यानी जो स्वास्थ्य है, जो पोषण है, जो कल्याण है, उसको बढ़ावा देना, किस प्रकार हम विज्ञान के माध्यम से इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी दूसरी सब थीम है। अगर हम इसकी तीसरी सब थीम की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र और स्वास्थ्य के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं, यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र है और जो स्वास्थ्य है उसके लिए जो हमारी पारंपरिक प्रथाएं थी उनके बारे में हम एक सर्वे कर सकते हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं पहले नीम के पेड़ की पूजा की जाती थी, तो जो परिस्थिति है उसके साथ हम कुछ पारंपरिक जो प्रथाएं हैं उनको निभा रहे हैं। क्या वो प्रथाएं विज्ञान के नजरिए से सही हैं? क्या हमें उन्हें आज भी करना चाहिए? इस तरीके का विषय आप थीम के माध्यम से उठा सकते हैं। या पीपल के वृक्ष की कुछ मान्यताएं पहले के लोग माना करते थे, क्या विज्ञान के तहत आज भी वो मान्यताएं हमें लागू रखनी चाहिए? या विज्ञान के तहत उन जो, जैसे कि अभी हमने कुछ ही समय पहले कोविड का संकट झेला, तो जैसे हमारी पुरानी प्रथा चली आती थी कि जैसे किसी व्यक्ति का निधन हो जाता था तो यदि हम लोग जाया करते थे तो क्या होता था कि जब वापस आते थे तो सबसे पहले हम घर के बाहर नहाते थे। हालांकि आसपास के नजरिए जो भी हो उसके लिए, लेकिन विज्ञान कहता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो किसी ना किसी कारण से हुई है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा बैक्टीरिया, कोई ना कोई ऐसा जर्म्स, कोई ना कोई ऐसा फंगस डेवलप हो रहा होगा। हो सकता है उसकी बॉडी के पास जाने से वो हमारे पास भी डेवलप हो। इसीलिए हम जब भी मृत्यु की बॉडी से, जो किसी की मृत्यु हो गई उसकी बॉडी के पास से आते थे तो हम स्नान करते थे जिससे हम पूरी तरह से धुल जाएं। यही कोविड में हुआ। हम जब भी किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में जाते रहे तो हम सैनिटाइज करते रहे, हम नहाते रहे, मास्क का प्रयोग करते रहे, तो एक पुरानी प्रथा विज्ञान से लिंक हो गई। तो जो तीसरी सब थीम है वो यही दर्शाती है कि जो पुरानी प्रथाएं हैं वो विज्ञान से किस प्रकार से लिंक है और उनको क्या हमें चलाना चाहिए, या चलाना भी चाहिए तो उन्हें किस प्रकार मॉडिफाइड करके चलाना चाहिए, किस प्रकार उनको मॉडिफाई करना चाहिए। जैसे कोविड के समय में हमने सैनिटाइजर्स का यूज किया, बहुत सी मशीनें डेवलप करी, तो हम किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, एक विषय ये भी बनता है। तो शिक्षक इन सभी थीमों के बारे में सोचें। अगली जो थीम है वो है आत्मनिर्भरता के लिए पारिस्थितिक तंत्र आधारित दृष्टिकोण, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आत्मनिर्भरता। जो आत्मनिर्भरता है हमारी, उसके लिए पारिस्थितिकी हमें क्या दृष्टिकोण दिखाती है, यानी आत्मनिर्भर होने के लिए पारिस्थितिकी के दृष्टि से हम क्या देख सकते हैं। जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है वो किस प्रकार हमें आत्मनिर्भर बना सकता है। तो इसके लिए आपने देखा होगा इंस्पायर अवार्ड मानक में, जैसा कि पिछले वर्ष एक बड़ा ही अच्छा प्रयोग सेलेक्ट हुआ था जिसमें एक बच्चे ने ऑटोमेटिक डस्टबिन का इस्तेमाल बनाया था। उसमें क्या था कि वो डस्टबिन जैसे ही फुल हो जाता था तो कचरा डस्टबिन से बाहर नहीं, वो अलार्म करता था जिससे वो डस्टबिन तुरंत खाली कर लिया जाता था। आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि डस्टबिन काफी समय तक भरा है, वो खाली नहीं हो रहा है। इसी समस्या को देखते हुए एक बच्चे ने एक मॉडल तैयार किया कि जैसे ही डस्टबिन फुल होता था वो डस्टबिन अलार्म करता था और तुरंत नगर निगम वाले जो है, सफाई वाले, वो डस्टबिन को खाली करके ले जाते थे। तो एक एम्प्लॉयमेंट हो गया। जो परिस्थिति, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र है, वो हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने, आत्मनिर्भर होने को भी प्रेरित करता है। तो इस पर भी हम एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में जो आखिरी पांचवी थीम है वो है परितंत्र और स्वास्थ्य के लिए तकनीकी नवाचार। परितंत्र और स्वास्थ्य के लिए तकनीकी नवाचार। नवाचार का अर्थ ही होता है कोई नया विचार, नया विचार का अर्थ नवाचार। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है आज हमारे लिए वही सबसे आवश्यक है, और हम बखूबी ये भी जानते हैं, जैसे कि अभी एसी का चर्चा चला यहाँ कि एसी को लगाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जो परितंत्र है, एसी से निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के छिद्र का कारण बन रहा है। तो हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे एसी की जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें एसी का अनुभव कराए,
गर्मी से राहत दिलाए और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाए। यही हो गया आपका परितंत्र और स्वास्थ्य के लिए नवाचार, तकनीकी नवाचार। यानी जो हमारा पर्यावरण है उसके लिए हम ऐसा नया तकनीकी नवाचार क्या लगा सकते हैं जो हमारे परितंत्र को नुकसान न पहुंचाए और हमें भी फायदा पहुंचाए। इस तरीके से जो 5 सब थीम है और एक हमारी मुख्य फोकल थीम है, उस पर आपको अपने बच्चों के साथ कार्य करना है। कहते हैं कि अगर यदि कोई बच्चा कहीं सिलेक्ट होता है, शिक्षक क्या है, सभी ने खूब सुना होगा कि शिक्षक एक सड़क की तरह होता है और छात्र उस पर चलने वाली गाड़ी। छात्र तो गाड़ी से चलकर बहुत आगे पहुंच जाता है, लेकिन शिक्षक जो सड़क है, वो जिस विद्यालय में ज्वाइन करता है उसी विद्यालय में पूरी जिंदगी, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से अपना समय देता है, बहुत से बच्चे तैयार कर देता है। तो शिक्षक एक सड़क की भांति कार्य करता है। तो इसी प्रकार इसी चीज को हमें अपनी लाइन मानकर क्या करना है कि बच्चे जब जो कार्य करेंगे उसका पूरा श्रेय विज्ञान शिक्षक को जाता है। विज्ञान शिक्षक उसे प्रेरित करेगा, उसका मार्गदर्शक करेगा। जैसा कि इंस्पायर अवार्ड मानक हो, चाहे राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हो, इन सभी में एक गाइड टीचर का नाम जरूर जाता है और वो नाम ही आपको प्रेरित करता है कि गाइड टीचर कितना आवश्यक है। यदि गाइड टीचर पूरी योजना को भली भांति समझकर और अपने स्टूडेंट को समझाकर और उसकी पूरी मदद करके उसके साथ मेहनत और लगन से कार्य करे, तो शायद है कि हमारे पास बहुत से वैज्ञानिक हो। इस तरीके की रिसर्च आज बच्चों को प्रेरित करती है, जो भविष्य में आगे चल के बड़ी बड़ी रिसर्चें करते हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं। तो इस मौके को हमें कतई गंवाना नहीं है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया, यदि आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो जो हमारे डावा का विज्ञान ग्रुप है उसमें ये PDF जो है डाल दिया जाएगा। पूरी हिंदी लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, दोनों लैंग्वेज में PDF आपको उपलब्ध हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको प्रिंट करा करके पूरी योजना को बड़े ही ध्यान से दोबारा से पढ़ करके, मेरे बताने में यदि आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो आप पूरे PDF को दोबारा पढ़ करके योजना को पूर्ण रूप से समझ करके बच्चों को पूरी लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित करें। जैसा कि इंस्पायर अवार्ड मानक 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी बच्चों को प्रदान करती है। तो इसका कारण ये है कि वो प्रोत्साहन राशि इसलिए सरकार देती है कि वैज्ञानिक सोच को और ज्यादा डेवलप किया जाए। आप सभी विज्ञान शिक्षक हैं, आप सभी जिस स्कूल में पढ़ते होंगे, आपके समय में उस स्कूल में विभिन्न प्रयोग होते होंगे और आज की स्थिति उस समय से थोड़ी कम है। जबकि हमें करना क्या चाहिए कि जो समय आगे बढ़ रहा है उस समय के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से हम बच्चों को प्रेरित करें, विज्ञान के जादू दिखाकर प्रेरित करें और प्रेरित करके उन्हें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जैसे आयोजन के लिए तैयार करें और इंस्पायर अवार्ड मानक जैसे आयोजन के लिए तैयार करें। आप सभी यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपने इतनी देर मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।